जो भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे साथी, जो जिनका अभी जो क्लास 12th पास किए हैं या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, तो उनके लिए अगर जिनकी ख्वाहिश है कि हम आगे चल कर के मेरा जो सपना है वो यूपीएससी क्रैक करें या कोई भी पीसीएस स्टेट या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो प्रत्येक एग्जाम में जो है आपको जीके जीएस की पोर्शन आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें हम प्रॉपरली यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस की बात करें तो इसमें काफ़ी डीप जो है आपको क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आंसर राइटिंग में हो चाहे वो आपका पीटी एग्जाम में हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और जो मेरे प्यारे साथी, मेरे दोस्त इस बार जो 12th दिए हैं या ग्रेजुएशन में गए हैं और उनका जो सपना है वो क्रैक करना है ना, यूपीएससी क्रैक करना है या उसकी तैयारी करना है, तो उसकी तैयारी तभी संभव है जब हम एनसीईआरटी बुक को जो है अच्छे प्रकार से कंप्लीट करें। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका प्रायोरिटी देना है वो एनसीईआरटी बुक को देना है। एनसीईआरटी बुक आपको कहाँ से पढ़ना है, तो 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी बुक, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफी का हो, ये 4 बुक्स आपका जो है मेजर बन जाता है ना। इसे आपको हर हालत में जो है कंप्लीट करना है 6 to 12 काफ़ी अच्छे से। और वन टाइम में आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको जब हम एनसीईआरटी स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जब पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर हमें बोरियत फील होता है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी बुक लिखा गया वो बच्चों के लिए लिखा गया है ना। और अभी जो है वर्तमान समय में जो आप 12th या पास करें या ग्रेजुएशन में हैं, तो आपको जब ये बुक पढ़ने के लिए जब मिलता होगा थोड़ा सा बोरियत फील होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का, सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको क्या रेफर करेंगे कि आप जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसका फुल सिलेबस और उसको पहले एग्जाम से पहले कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसको अच्छे से पहले तैयार करना है ना। तैयारी के साथ यदि आप युद्ध में जाते हैं तो आपका जो है युद्ध में जीत होना निश्चित होता है। तो इस तैयारी को काफ़ी बेस्ट बनाने के लिए जो हम सीरीज लेकर के आए हैं आप लोग के बीच एनसीईआरटी का, इससे पहले भी हम एक क्लास अपलोड कर चुके हैं चैप्टर 1 का, जो कक्षा 6 का इतिहास है। और तो आज हम इसी का चैप्टर 2 लेकर के आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट जो है तैयारी करना चाहते हैं, जिनका जो जज्बा है कि हाँ हम आगे चल करके सिविल सर्विस ज्वाइन करें, है ना, तो उनको एनसीईआरटी बुक जो है पढ़ना है, 1 से 2 से 3 बार पढ़ना है ना। अब देखिए, जब हम एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर ध्यान क्या देना चाहिए। ये एनसीईआरटी बुक में क्या होता है कि कोई भी चीज को यहाँ पर रिलेट करना, है ना। और जब हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते थे, ऐसा नहीं अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम केवल हिस्ट्री ही जाने, नहीं, हिस्ट्री के टॉपिक को हम क्या करेंगे कि ऑल सब्जेक्ट से हम इसको जोड़ेंगे। हिस्ट्री को हम ज्योग्राफी से जोड़ेंगे, हिस्ट्री से हम पॉलिटी को जोड़ेंगे, हिस्ट्री को हम इकोनॉमिक्स से जोड़ेंगे, है ना। यही कनेक्टिविटी जो है आपको जोड़ने के लिए, जब आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने के लिए यदि आप सीख जाते हैं तो समझिए जो है सफलता आपके जो है कदमों के नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये सीखना, तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी जो है हमें यह समझाता है, हमें यह सिखाता है कि सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए यदि हम आपको बताएं अपना संविधान, जो हमारा प्यारा देश है, जिसका संविधान, जो संविधान है वो काफ़ी सारे संविधान जो है पूरे इतिहास, जो हमारे भारत देश में आज़ादी से पहले या वर्तमान समय में जो भी घटना घटित हुई थी या हो रही है, वे सारे का जो है लेखा जोखा है। चाहे वो इतिहास को ले ले, चाहे वो पॉलिटी को ले ले, चाहे इकोनॉमिक्स को ले ले, वो सारे को कलेक्ट कर करके जो है, जो भी उसकी कमियां थी, जो पहले उसकी जो कमियां थी या जो उसकी हानि थी, वो सभी को हटा करके जो है उसमें अच्छी बातें ऐड कर करके एक बहुत ही प्यारा सा जो जीवित संविधान का जो रचना किया गया है ना। तो हमें क्या करना है कि यहाँ से सीखना है कनेक्ट करने के लिए कि सब्जेक्ट को रिलेट कैसे करें, कनेक्ट कैसे करें। तो सभी तैयार रहे। देखिए, ये जो भी वीडियो आपका होगा वो मॉर्निंग में जो है 7 बजे जो है आपका ये वीडियो जो है आ जाया करेगा पर डे, है ना। पर डे एक वीडियो, एक चैप्टर का वीडियो जो है आपको सुबह 7 बजे आ जाया करेगा। 7 बजे आप लोग जो एकदम तैयार रहे।
और सुबह सुबह जो है इसे निपटा ले और अपने पास बुक रखे, क्योंकि जब हम क्लास में रिवीजन करेंगे, क्लास में जब पढ़ाएंगे, या ऐसा कर सकते हैं कि क्लास देखने से पहले यदि आप एक बार बुक को पढ़ लेते हैं तो और जो है आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो धैर्यता से एकदम क्लास को सुनना है, बुक के पास रखना, अंडरलाइन पॉइंट करना है ना। देखिए फ्रेंड्स, हम क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोग के बीच जो है एपीजे अब्दुल कलाम की एक कोटेशन यहाँ पर कोट करना चाहेंगे। फ्रेंड्स, जब भी इनका कहना था कि जब भी तुम रोज सुबह उठो तो 4 बातें अपने आप में तुम दोहराओ, सोचो, ये सोचो कि हम जो हैं वो सबसे अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है इस संसार में, अपने आप को बेस्ट ठहराओ, है ना। मैं जो भी कर रहा हूं वो मैं कर सकता हूं, मेरे पास वो हिम्मत है, हम वो कर सकता। खुद अपने आप को देखिए, ये जो मन है ना, दिमाग है ना, वो बेवकूफ है ना। इसको तुम जो भी चाहोगे, जो भी करना इससे चाहोगे कि हमसे क्या करवाएं, क्या करवाना नहीं चाहते हो, ये आसानी से ये कर देगा। इसको थोड़ा सा बेवकूफ बना करके रखना है ना। तो ये इससे हमेशा ये बात आपको याद रखना है कि आप कहिए कि हम सबसे अच्छा है, मैं कर सकता हूं, विधाता हमेशा जो है मेरे साथ है ना। और आज जो है मेरा सबसे अच्छा दिन है, आज का जो दिन है वो मेरा दिन है, वो मेरे लिए बना है। बस यही सोच के जो बार बार दोहराना है, और कोई भी काम जो है जब आप करते हैं तो उसमें आप काफ़ी जो है एनर्जी फील करते हैं, है ना। तो ये था एपीजे अब्दुल कलाम के कोटेशन। अगर हम क्लास की बात करें तो हमने चैप्टर 1 को काफ़ी डिटेल से कवर किया था, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम आपके लिए लेकर के अभी जो चलेंगे वर्तमान में, ठीक है, पूरा स्लाइड मतलब पूरी लेक्चर का पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पे, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप पूरा पीडीएफ आप ले सकते हैं, काफी डिटेल में पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर होगा जिसमें हम क्या चर्चा करेंगे, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, है ना। हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास क्यों पढ़ते हैं, है ना। जो भी वर्तमान में अभी हम हैं वो सभी के सभी इतिहास का ही देन है। जो हमारा अभी वर्तमान में रीति रिवाज, जो कल्चर है, वो इतिहास से हमें मिला है, ठीक है। तो इतिहास हमें जो है जीना सिखाता है, चलना सिखाता है, और आगे क्या करना है, आगे किस ढंग से हमें बढ़ना है, वो हमें जो है इतिहास से ही पता चलता है, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको सीखना, हर एक क्षेत्र में सीखना है। तो देखिए, अभी हम शुरुआती दौर पर चल रहे हैं तो छोटे छोटे बात पर कवर करेंगे, है ना। एक एक बात को केवल समझेंगे, ज़्यादा मतलब पढ़ना भी अभी नहीं है, केवल एनसीईआरटी को पढ़िए, उसे रिकॉल कीजिए, बार बार रिकॉल कीजिए, छोटे छोटे बातों को समझिए। जो नया नया टॉपिक आपके बीच, जो नया नया शब्द आपके बीच आता है, उसे एक डायरी बनाइए, है ना। और डायरी बना करके जो है आप टॉपिक हिस्ट्री लिख दीजिए, हिस्ट्री क्लास 6, जो भी नया नया वर्ड वहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है, उस वर्ड को वहां पर ऐड कर दीजिए। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि यदि हम बात करें कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम का, तो उसमें क्या होता है कि हमें लिखना होता है, रिटन एग्जाम होता है ना। तो लिखने के लिए क्या होता है कि जब मेरे पास, मेरे मन में अगर शब्द होगा, मेरे दिमाग में शब्द होगा, तभी हम आंसर लिख सकते हैं। अगर दिमाग में शब्द ही नहीं है तो हम आंसर नहीं कर सकते हैं। तो शब्दों का होना बहुत जरूरी है, एक ठोस शब्द का होना जरूरी है ना, जो उसके क्षेत्र में जो काम दे, वो शब्द का होना बहुत जरूरी है। तो शब्द, जितने भी शब्द आपके बीच नया नया भी जुड़ रहा है, अगर चाहते हैं कि हम अच्छा तैयारी करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करें, तो आपको क्या करना है कि जो भी शब्द, नया नया शब्द, जो टॉपिक आपके बीच आ रहा है, उस शब्द को आप कलेक्शन करना अभी से ही चालू कर दें, और उसे 2 से 3 से 4 बार उसे रिवीजन करें, ताकि आप उसे लंबे समय तक याद रख सके। आपको रटना नहीं है, क्योंकि रटिएगा तो आज रटे, 10 दिन के बाद हम उसे भूल जाएंगे। हम कोई भी टॉपिक को लंबा याद करना, तो लंबा याद करने के लिए उसे सुन करके, देख करके, है ना, और लंबे समय तक उसे हम याद रख सकते हैं। तो क्योंकि हमें लंबा चलना है, लंबा ये रणनीति है, ठीक है। और चलना है कैसे, कछुआ की चाल से चलना, धीरे 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 मंजिल तक पहुंचना है, ठीक है ना। अभी जिस उम्र में हैं हम सब, या आप जिस उम्र में हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी जो है आपका मैच्योरिटी आने का समय है। तो जो भी मैच्योरिटी, जो समझदारी होती है, वो एकाएक नहीं आती, वो आते आते आती है ना। एकाएक समझदारी नहीं आती है, कैसे आती है, आते आते आती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम क्या चर्चा करेंगे, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो वीडियो को एकदम काफी डिटेल से हम लेकर के आए हैं, ठीक है ना। काफी चर्चा करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अपना देश, प्यारा देश भारत
ठीक है। अच्छा, आपको एक छोटा सा कमेंट करना है कि ये जो भारत जो कंट्री है, आपको ये देखना है कि ये जो भारत की जो स्टेट है, जो राज्य है, आपको ये बताना है कि ये कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्रीय तट से जो है जुड़े हुए हैं। कितने ऐसे भारत के राज्य हैं जो समुद्रीय तट से जुड़े हुए हैं, एक ये कमेंट करना है। और कौन कौन से देश के साथ जो है यह सीमा साझा करता है अपना, ये दो बात जो है आपको यहाँ पर कमेंट करना है, ठीक है ना। ये आप देखिए, इसका फिजिकल मैप देख सकते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम डिटेल से चर्चा करेंगे इसका। लेकिन पहले जो नया नया शब्द आ रहा है, नया नया टॉपिक आ रहा है, ये आपको जो है यहाँ पर पहले सीखना है और उसे नोट डाउन करना है। ये देख सकते हैं, पूरा वर्ल्ड का मैप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप जो है अपना प्यारा देश भारत है, ठीक है। हम क्लास की शुरुआत करेंगे। क्लास की शुरुआत में देखिए, ये जो लिखा गया चैप्टर एक बच्चों को पढ़ने के लिए लिखा गया है ना। थोड़ा सा बोरियत फील होगा, लेकिन हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्या है कि तुषार की रेल यात्रा, ये तुषार है, तो तुषार की रेल यात्रा से जो ये चैप्टर की शुरुआत किया गया है। कहता है कि देखिए, तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जाता है। कहाँ जाता है? दिल्ली से चेन्नई जाता है ना। अब यहाँ पर बताइएगा, दिल्ली, तो दिल्ली आपका यहाँ है और चेन्नई आपका यहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये कनेक्ट कर सकते हैं आप। ये उत्तर भारत आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया? दक्षिण भारत आपका हो गया। यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको समझना है, एकाएक नहीं कोई चीज पढ़ना, क्योंकि लंबा सिलेबस, ब्रॉड सिलेबस है इसका। तो धीरे 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 हम पूरी बात को कवर करेंगे, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी। धैर्यता को अपना बनाए रखिए और शांति से क्लास का एंजॉय कीजिए। कहता है कि रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई है ना, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में जो है मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे पर खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर जो है छूटते चले जा रहे थे। कभी न कभी क्या, जब आप 12th पास है, ग्रेजुएशन में, तो हमेशा ट्रेन से यात्रा करते ही होंगे, है ना। देखते हुए काफी सुंदर नज़ारा होता है। तो कहा कि तभी जो है उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी जो है शुरू की थी। मतलब यहाँ से जो है उसके चाचा क्या कहते हैं कि मात्र जो है 150 साल पहले से जो है रेल की यात्रा जो है यहाँ पर शुरू हुई थी, है ना, भारत में। तो ये है। तो कहता है क्या चीज कि बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है, बस तो जो है इससे कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही स्थान पर बिता दिए करते थे? मतलब देखिए, सवाल आया। मतलब सवाल क्या यहाँ पर उत्पन्न हुआ, जब चाचा ने बोला कि जो रेलगाड़ी की जो यात्रा है वो मात्र अभी से 150 साल पहले शुरू हुआ है। तो तुषार के मन में ये बात हुआ कि अगर जब रेलगाड़ी नहीं था तो लोग पहले यात्रा नहीं करते थे, लंबी लंबी दूरी तय नहीं करते थे। लोग कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहले जाते थे जब ये सबका विकास नहीं था? नहीं, ऐसा बात नहीं थी, चाचा बोलते हैं। देखिए क्या कहता है, अब यहाँ चैप्टर में कहता है कि आरंभिक मानव, है ना, आरंभिक मानव के बारे में यदि हम बात करें तो कहता है कि आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो आरंभिक मानव थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे? आपको अगर हम पूछें कि अगर आपको केवल घर पर बैठा करके हम छोड़ दें तो क्या आपकी पूरी जरूरत पूरी हो जाएगी? आपकी जरूरतें जो है पूरी हो जाएगी? यदि पिताजी या कोई भी फैमिली जो घर को चला रहा है, यदि हम उनको घर पर बैठा दें, है ना, तो क्या उसकी जरूरत, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी? नहीं होगा। उन्हें जो है घर से बाहर निकलना होगा, है ना, अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए जो है इधर उधर जो चलना होगा, ठीक है, भटकना होगा, काम करना होगा, है ना, तभी जो है अपने जीवन को जो सही रूप से लेकर चल सकते हैं। पढ़ने से लेकर के जो है काम करने तक, है ना, घूमने फिरने, हम किसी न किसी रूप से जो है इधर उधर घूमते रहते हैं। भोजन की तलाश में घूमते हैं, नौकरी की तलाश में घूमते हैं, अच्छा एजुकेशन की तलाश में घूमते हैं, अच्छा जो है चिकित्सक की तलाश में घूमते हैं, है ना। तो ये सब बारी होती है। तो यहाँ भी पहले भी इधर इधर यही सब बातें जो है होती थी। पहले क्या था कि भोजन,
ठीक है, रहने के लिए आवास और पीने के लिए पानी, है ना, ये सब जो है आपको मिलना जो है जरूरी। अगर ये सब जहाँ मिल गया वहाँ लोग ठहरते थे, और फिर वहाँ से क्या होता था कि वहाँ जब खत्म हो जाती थी तो फिर वहाँ से उसके तलाश में आगे की ओर बढ़ जाते थे, है ना। तो ये कहता है कि आखिर में इधर उधर क्यों घूमते थे, ये सब कारण था। तो कहता है कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रह रहे थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जो है जानते थे। आखेट का मतलब वही मार करके जो है, जंतुओं को मार करके जो है अपने खाद्य का जो है संग्रह करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से जो है पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मतलब पहले के जो लोग थे, आदि जो मानव थे, वे भोजन के लिए क्या था, मतलब देखिए विकास जो है एकाएक नहीं होता है। विकास कोई भी परिवर्तन आप कीजिएगा तो परिवर्तन क्या होता है, धीरे धीरे होता है ना। परिवर्तन जो है धीरे धीरे होता है। यदि आप एकाएक अपने आप में परिवर्तन कीजिएगा तो आप अपने आप को नहीं ढाल पाइएगा, विलुप्त हो जाइएगा, डायनासोर की तरह, डोडो पक्षी की तरह, ठीक है। वही कहता है कि आमतौर पर खाने के लिए जो है जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे जो है इकट्ठा किया करते थे। कहता है कि आखेट खाद्य संग्रह समूहों के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण हो सकते हैं, है ना। घूमने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर जो समाप्त कर देते। मतलब एक ही जगह पर वो रहते, है ना। आपको जो क्या हो जाए, मतलब एक घर में खाने पीने की सारी वस्तुएं आपको दे दे तो वो कब तक चलेगा, 1 माह 2 माह 3 माह 1 वर्ष 2 वर्ष, उसके बाद उसको खत्म होना है ही, है ना। तो यही है। तो इसीलिए जो है और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जो है जाना पड़ता था। दूसरी कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है। इसीलिए उन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे भागते थे, क्योंकि लोग पहले क्या थे, जानवरों का शिकार करते थे। जानवर जो है भोजन के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, पानी की तलाश में जाता था, तो जानवर के भी शिकार करने के लिए वो पीछे पीछे वहां से जाते थे। मतलब क्यों हम स्थान को परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर हम क्यों जा रहे हैं, तो मुख्य क्या था, भोजन की तलाश, भोजन, है ना, भोजन था। तीसरी यहां पर बोलता है क्या चीज कि पेड़ों और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। ये भी बहुत रोचक बात है ना। मौसमी जो पेड़ पौधे होते हैं, मौसमी जो फल फूल लगते हैं, वो भी अलग अलग मौसम में अलग अलग रीजन में जो है अलग अलग प्रकार के फल लगते हैं। तो ये भी एक जो है स्थान परिवर्तन का एक मुद्दा कारण बन जाता है ना। कहता है कि इसीलिए लोग उनकी तलाश में जो है उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह है कि चौथा कारण क्या बता रहा है, पानी जो है किसी भी प्राणी के लिए, पेड़ पौधों के लिए जीवित रहने के लिए जो है संभव नहीं होता है। और पानी झीलों झरनों नदियों में ही जो है मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी जो है बारिश के बाद भी मिल जाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को खूब सूखे मौसम में पानी की तलाश में जो है इधर उधर जो है निकलना होता था। मतलब जब गर्मी का मौसम आता था तो जिस इलाका में रहते थे उस इलाका में पानी सूख जाता था, तो वहां से क्या है, पानी की तलाश में भी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था। मतलब बहुत सारे जो है कारण जो है स्थान परिवर्तन का हो सकता। अभी तो वर्तमान समय में और है ना, अभी मुख्य क्या है, एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, है ना, अच्छा परिवेश, जहाँ का परिवेश अच्छा हो, प्राकृतिक अच्छा हो, है ना, पर्यावरण अच्छा हो, जहाँ का वातावरण अच्छा हो, ठीक है। तो ये भी एक अभी का वर्तमान का मुख्य कारण बन जाता है। करा कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलता है, हम कैसे जान पाते हैं जो आरंभिक मनुष्य थे, आरंभिक जीव जंतु थे, उसके बारे में हम कैसे जान पाते हैं। तो कहता है कि देखिए
पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तु मिली है जिसका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे। खाद्य संग्राहक कौन? आखेटक कौन? जो जंतुओं को मार करके जो है भोजन के लिए इस्तेमाल करते थे। तो भोजन को मारने के लिए पशुओं को पकड़ने के लिए, मारने के लिए कुछ तो औजार चाहिए, है ना। तो जैसे कि ये सब जो है बहुत पुराने समय में जो है इस प्रकार के औजार के लोग यूज करते थे, है ना। पत्थरों का औजार होता था, लकड़ियों का औजार बनाते थे, ठीक है ना। तो यह है, तो यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए होंगे, है ना। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो जो भी मतलब पत्थर के औजार, क्योंकि पत्थर तो ये हमेशा लंबे समय तक रह सकता है ना, ये तो क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता है। तो जो भी वो औजार बनाए थे वो जो है वर्तमान समय में जब खुदाई के दौरान जब मिलता है तो इससे पता लगाते हैं कि वो जो आखेटक थे वो इस चीज से जंतुओं को पकड़ते थे और इसके लिए स्थान वो परिवर्तन करते थे। उसका जीवन कैसा था, कैसे वो मतलब पकड़ते थे, किस औजार से पकड़ते थे। तो यहाँ पर क्या है, पत्थरों का था, लकड़ियों का था, हड्डियों का था, ऐसे औजार से जो वो क्या करते थे उसको पकड़ते थे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूलों काटने, हड्डियों का और मांस काटने तथा कुछ के जो है कुछ के जो है हड्डियों की या लकड़ियों के लट्ठे लगा करके जो है भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों में लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए जो है किया जाता था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। कुछ पेड़ पौधे को काटने के लिए जो है यहाँ पर औजार पत्थर का बनाया गया है। ऊपर की ओर क्या है, नुकीला है, और ये आपका जो हत्था है पकड़ने के लिए, हाथ में पकड़ने के लिए। यहाँ पर देखिए जो है काटने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है ना। तो धीरे धीरे जो है कोई चीज में परिवर्तन होता है। कहता है कि पत्थर के औजार का उपयोग जो है बाएं जो है इंसान के खाने योग्य जाड़ों को खोदने के लिए और किया जाता है, और दाएं जो आपका दिया गया है वह जानवरों की खाल में जो है बने वस्त्रों को सिलने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब यहाँ पर बातें हैं। रहने की जगह निर्धारित करना, ठीक है। कहता है कि मानचित्र 2 में अभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे मानचित्र 2 का, ठीक है। कहता है कि मानचित्र 2 में देखें कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर आखेट खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा भी और कई स्थान पर आखेट खाद्य संग्राहक करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के जो है किनारे पाए जाते हैं। जब हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, भीम बेटिका, है ना। फर्स्ट चैप्टर में हम इसकी चर्चा किए थे, भीम बेटिका के बारे में, इसमें भी चर्चा कर रहे हैं हम। यहाँ पर आपका देखिए है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपको लाल वाला मिल रहा है। फिर देखिए कुरनूल आपका यहाँ पर गुफाएं हैं। तो ये सब क्या था कि यहाँ पर लोग जो है कुछ खाद्य संग्रह करते थे, अपने भोज्य पदार्थ को जो है जो रखते थे खाने के लिए, है ना। तो ये लाल वाले सिंबल से यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। भीमबेटका की चर्चा जो है हम आगे यहाँ पर करेंगे। ये जो है चित्र शैली, इसमें जो है हमें क्या पता चलता है, ये यहाँ पर बोला गया है ना। ये चित्र से हमें क्या पता चल रहा है कि लोग, देखिए एक लोग हैं, ठीक है, ये लोग हैं, ये आदमी है, मनुष्य है, और ये जो है शिकार कर रहा है, एक जानवर का शिकार यहाँ पर कर रहा है, भागते हुए जानवर का जो है शिकार कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया आपका। कहते हैं कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह जो है ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिलते थे। मतलब पहले की जो स्थिति था, समय था, वहां पर पत्थर का होना जो बहुत जरूरी था, क्योंकि पत्थर के ही औजार से जो है लोग अपने शिकार करते थे, है ना। वस्तुओं को जो है सिलते थे, छेद करते थे, काटते थे। तो वैसे स्थान की तलाश करते थे जहां पर अच्छे पत्थर पाया जाता था। कहता देखिए कि भीमबेटका जो है आधुनिक मध्य प्रदेश, भीमबेटका कहाँ है, आधुनिक मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात आ गया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या चीज, मध्य प्रदेश जो है देख सकते हैं। ये जो आपका सेंट्रल इंडिया है, ये बीच में जो है आप देख सकते हैं, मध्य भारत में आपको ये पड़ता है,
ठीक है ना। मध्य प्रदेश, आपको ये देखना है कि मध्य प्रदेश का जो राज्य है वो किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश से अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। ये जो है आपका राजस्थान से, यहाँ पर देखिए गुजरात से आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र है आपका, और ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है ना। अगर आपसे पूछ दे क्या मध्य प्रदेश से जो है झारखंड से सीमा साझा करती है, तो नहीं, बिहार से तो नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के बारे में हम याद रखना है, ठीक है। ये सब यहाँ पर बातें हो गए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो कहता है कि ये मध्य प्रदेश में है, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिले हैं। लोग इन गुफाओं में इसीलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, है ना, बारिश जो है, फिर धूप जो है, और हवाओं से जो है राहत जो मिलती थी, ठीक है। हवाओं से जो यहाँ पर राहत मिलती थी, है ना। तो ये सब यहाँ पर बातें हैं। तो आगे देखिए कहता है कि इसमें, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये आपका है, कहता है कि क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुना होगा, मतलब गुफाओं का क्यों चुना होगा रहने के लिए। तो अभी हम यहाँ चर्चा किए कि हम उस स्थान को चयन करते हैं जहां पर हमें सुविधा मिल सके, जानवरों से हमें खतरा ना हो, धूप बारिश से हम सुरक्षित रह सके, है ना, ठंड से सुरक्षित रह सके, हम वो भोजन को जो अच्छी तरह से जो वहां पर संग्रहित कर सके, है ना। तो कहता है क्या चीज की इस चित्र के बारे में बताइए। तो क्या है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ ही दीवारों पर चित्र मिले हैं, मतलब जौन गुफाओं पर वो रहते थे उस पर क्या है, कुछ पर चित्र मिला है। इसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में जो है देखने को मिलता है। इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से जो है सजीव चित्रण बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं भीम बेटिका का जो पत्थर था, गुफाएं था, वहां पर एक काफी जो है सुंदर चित्र देखने को मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक तथ्य है कि पूरा स्थल किसे कहते हैं, पूरा स्थल है क्या, आगे हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कहता है कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जैसे ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ दिए, मतलब उस स्थान पर जहां पर वो काम किए, है ना, और काम करने के बाद जब वहां पर कुछ प्रॉब्लम आया तो वो वस्तुओं के वहीं पर छोड़ करके जो है वहां से क्या करें, दूसरे स्थान पर चले गए। तो जो वस्तु वहां पर जहां पर वो वस्तु मिल रहा है, ठीक है, उसी जगह को, उसी स्थान को क्या कहते हैं, पूरा स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरा स्थल कहते हैं, हम उसी जगह को पूरा स्थल कहते हैं, ठीक है। वही कहता है कि ये जमीन के ऊपर, अंदर, है ना, और कभी कभी जो है समुद्र और नदियों के तल में भी जो है ऐसी चीज पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में हम आगे अध्याय में चर्चा करेंगे विस्तार से, काफी विस्तार से। आगे अगर करें कि आग की खोज, आगे अगर जानते हैं कि आग की खोज के बारे में, तो कहता देखिए मानचित्र 2 में जो है कुरनूल गुफा ढूंढो। तो मानचित्र 2 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुरनूल गुफा देखो, आपको हम यहाँ बताए थे, है ना, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, है ना, कुरनूल गुफा यहाँ पर आपको देखिए मिल रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पर कुरनूल गुफा खोजने के लिए बोल रहा है। क्या करा, ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। किसका अवशेष मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राख का अवशेष मिलने का कारण क्या हुआ, कि मतलब आग जलाने के लिए उस समय लोग सीख गए थे, है ना, आग जलाने के लिए जो है लोग उस समय सीख गए थे। तो इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, है ना, खतरनाक जानवरों को जो है दूर आदि भगाने के लिए, है ना। तो मतलब जब आग के विकास हो गया, तो आग का जब आविष्कार हुआ तो उस समय लोगों को एक दो भय जो दूर हट गया। एक तो अगर बड़े बड़े जानवरों से वो जो भय था रात्रि के समय में, उससे उनको छुटकारा मिल गया, है ना। और
जब आग का आविष्कार हुआ तो वो क्या किए, अब जो जंतु पकड़ते थे, जानवर पकड़ते थे, उसको क्या वो पका करके खाने लगे, है ना, उसे जो है वो भूंज करके खाने लगे, है ना। तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया आग के आविष्कार होने के बाद, है ना। आगे अगर बात करते हैं तो कहता है कि आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। आज वर्तमान समय में जो है हम देखते हैं कि आग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट अभी जो हम वर्तमान समय में देख रहे हैं, है ना, मैक्सिमम जो है अभी जो है वो कोयले से उत्सर्जित हो रहा है ना, भोजन पकाने में, ठीक है, बहुत सारे अनेकों कार्यों में जो है हम क्या है अभी आग का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक दिया है कि नाम और तिथियां, नाम और तिथियां कहता है कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं वह पुरातत्वविद ने उनके बड़े बड़े नाम दिए हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। ध्यान देना है कि जो हम जिस काल के बारे में, हम अभी बहुत पुराने समय की चर्चा कर रहे हैं, तो जो आरंभिक काल था, जो आरंभिक काल था, तो वो जो पुरातत्वविद थे वो आरंभिक काल को क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। यह दो शब्द पूरा, ठीक है, यानी प्राचीन, पूरा का मतलब क्या हो गया, प्राचीन, और पाषाण का मतलब आपका हो गया पत्थर से बना हुआ है ना। मतलब ये प्राचीन, पूरा का मतलब प्राचीन और पाषाण का मतलब क्या है, पत्थर से बना हुआ है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। मतलब जो पूरा पाषाण आपका हो गया कि उस समय को हम कह सकते हैं कि जब लोगों के पास जो है औजार के रूप में क्या था, केवल पत्थर ही था, औजार के रूप में केवल पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो उस समय, उस आरंभिक काल को हमने क्या नाम दे दिया, जो पुरातत्वविद थे उसे पूरा पाषाण जो है कहने लगे। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से, ध्यान देना है, कब से, तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के जो है दौरान माना जाता है, ठीक है। कहता है कि इस काल को भी 3 वर्गों में विभाजित किया है। ये जो पूरा पाषाण काल है उस पूरे पाषाण को 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग, है ना। एक आरंभिक पूरा पाषाण युग, एक मध्य पूरा पाषाण युग और एक आपका उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे हम कहते हैं क्या चीज, उसे मेसोथिक, क्या लिखा गया यहाँ पर, मेसोथिल, मेसोथिल यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं, है ना। मतलब कहता है कि जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव, मतलब पर्यावरण में जब बदलाव, चेंजिंग आना शुरू हुआ शुरुआती समय में, आरंभिक समय में, तो उस समय को क्या नाम दिया गया, मेसोथिल, मेसोलिथ नाम दिया गया, ठीक है, यानी मध्य पाषाण युग इसे कहते हैं, ठीक है। इसका लगभग जो समय है वो 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ मतलब इस समय की बात करें, अगर हम मेसोलिथ की बात करें तो उस समय का जो औजार होता था वो बहुत ही सूक्ष्म होता था, छोटे छोटे औजार होता था, है ना। इसीलिए उसे क्या कहा गया, उसे माइक्रोलिथ कहा गया, यानी लघु पाषाण कहा गया उसे। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के जो है मुट्ठे लगे हंसियां और आड़ी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान जो है बनाए जाते थे। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे औजार जो है वो समय के जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। कहता है कि आगे जो है युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है ना। कहता है कि इस नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का क्या मतलब होगा, है ना। जब यहाँ से आगे की अगर हम बात कर लेते तो उस युग को क्या कहा जाए, नवपाषाण युग कहा जा रहा है। अब इसका क्या अर्थ है,
हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, ठीक है, हमने जो है कुछ स्थानों के जो है नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेकों नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित में है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसकी क्या नाम थे। मतलब जो नाम दिया गया वो वर्तमान समय में जो भी नाम दिया गया है उसी के आधार पर रख दिया गया, क्योंकि मालूम नहीं था कि पहले उस जगह का क्या नाम था। तो जितने भी पुराने नाम था जो उसका साक्ष्य नहीं मिलता है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, तो जो वर्तमान समय में नाम है उसी के आधार पर यहाँ पर दे दिया गया। जैसे कि भीमबेटका कहीं नाम ले लिया जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पर बातें हैं। अब देखा था कि बदलती जलवायु है ना, बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, है ना। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारियां हासिल करने लगे। कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे, ठीक है। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत हो गया था, है ना। मतलब कैसे कैसे जब मैदान का विकास हुआ, मैदानी क्षेत्र का विकास हुआ, वहां पर घास उगा, है ना, तो वहां पर जानवरों जो है आकर के वहां पर चरना चालू किया। वहां पर जानवर आकर के जो है जब चरता था तो लोग जब वहां पर आकर के देखें, जानवरों को देखें, तो वहां से धीरे धीरे वो क्या किए, जानवरों को जो है पालतू बनाना शुरू किए। अब कहता है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए हम जितना भी इतिहास पढ़ रहे हैं और जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, जो वर्तमान समय में है वो किसका देन है, सब इतिहास का देन है ना। कृषि का विकास कैसे हुआ, लोग एक स्थान पर रहना चालू कैसे किए, है ना, लोग जो है पशुओं का पालतू बनाना चालू कैसे किए। तो ये सारी बातें यहाँ से निकल कर सामने आ रही है। तो इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। तो एकदम कनेक्ट कर करके देखिए सारे इतिहास को वर्तमान में देखिए, वर्तमान में तुलना कर करके इतिहास को समझिएगा तो हम उसे लंबे समय तक कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप में, इतिहास को जो है अपने आप में कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्या कहता है कि खेती पशुपालन की जब शुरुआत, अब आपको ये देखना है कि शुरुआती समय में खेती कैसे होता था। अभी तो ट्रैक्टर है, बड़े बड़े जो है मशीन है ना, उससे आसानी से खेती किया जाता है। पारंपरिक खेती अभी भी भारत में जो है देखने के लिए मिलता है, जैसे कि बैल से रहट सिंचाई के लिए, नहर की सिंचाई, है ना, ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यह एकाएक ने, वो धीरे धीरे जब लोग अस्थायी हुए एक जगह पर, पशुओं को पालतू बनाए, है ना, पशुओं की जब चारा की आवश्यकता हुआ, उसको भोजन की आवश्यकता हुआ, है ना, तो इस प्रकार से लोग अस्थायी हुए, ठीक है। तो अस्थायी जब हुए तो उनको आवश्यकता कब पड़ा, खेती और पशुपालन का। और यही कारण है पशुपालन और खेती जो है लोगों को अस्थायी बनाया, एक जगह पर रहने के लिए जो सिखाया, है ना, क्योंकि वहां पर सारी सुविधाएं वहां पर उनको मिलने लगी। खेती करने के लिए सीख गए तो वो भोजन जो है एक ही स्थान पर उगाने के लिए एक ही स्थान पर उगाने लगे। पशुओं को पालतू बनाने लगे, पशुओं से जो मीट जो प्राप्त होता था या दूध प्राप्त होता था उसे मतलब सेवन करने लगे। मतलब कैसे कैसे लोग अस्थायी हुए, है ना, कैसे कैसे लोग अस्थायी हुए, ये सब इतिहास से हमें जानने को मिलता है। तो इतिहास बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए हम पढ़ते हैं आगे, कहा है कि इसी दौरान उपमहाद्वीप, अब कहिएगा सर ये उपमहाद्वीप बार बार आ रहा है, तो ध्यान देना है कि भारत को जो है उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है कि जो सभी ओर से समुद्रों से घिरा हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, ठीक है, लक्षद्वीप यहाँ पर हो गया। तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत भी क्या यहाँ पर देखिए तीन ओर जो है समुद्रों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप की श्रेणी में से रखते हैं, है ना, उपमहाद्वीप की श्रेणी में से रखते हैं, ठीक है। चलिए तो हम कहां पर थे अभी,
हाँ ये स्थान पर थे। वही कहता है कि उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में जो है उगने लगे थे। शायद महिलाओं, है ना, शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए जो है बटोरना शुरू कर किया होगा। देखिए किया होगा मतलब कंफर्म नहीं है। कोई भी जब हम इतिहास की बात करते हैं, लंबे पुराने इतिहास की बात करते हैं, आरंभिक इतिहास की बात करते हैं, तो हम केवल उसका अनुमान ही लगा सकते हैं, है ना, केवल उसका जो है अनुमान ही लगा सकते हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं कर सकते हैं, कोई अनुमान से हम चलते। जब जो औजार मिलता है, ठीक है, या कोई साक्ष्य मिलता है, तो उस साक्ष्य के हम माध्यम बना करके एज्यूम करते हैं, मान करके जो है कुछ रचनाएं, उनकी ढंग, रहन सहन, सारी बातों को वहां पर देखते हैं। कहता है कि साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। मतलब सीखें, जब लोग वहां पर रहा, देखा, तो क्या देखा कि ये अनाज कब से उगना, कौन से मौसम में जो उगना चालू हुआ, ठीक है, और कौन से मौसम में यह पकना चालू हो गया, मतलब वो पूरी तरह अनाज जो है पक करके तैयार हो गया, फसलों की जो पूरी तरह जो पक गया, है ना। ऐसे करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे और इस प्रकार जो सीखा कि अनाज को जो है एक जगह पर रह करके भी जो है उगाया जा सकता है। अच्छा याद कीजिए, बचपन में जैसे कि हम कोई भी बीज वगैरह आम अगर खा रहे हैं, है ना, तो क्या होता था कि आम का बीज को जो है फेंक देते थे। आम के बीज के जो अंत में निकलता था ना, उसको हम फेंक देते थे। तो देखते थे क्या चीज कि कुछ समय बाद वो उगना चालू हो गया। या कोई भी बीज, गेहूं हो गया, तो गेहूं अगर खाएं, ठीक है, और गेहूं के दानों को फेंक दिए, बारिश हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ कि गेहूं जो उगना चालू हो गया। तो वहां से ही बचपन में सोचते होंगे कि ये कैसे उगना चालू हो गया, है ना। तो धीरे धीरे जो है लोग इस बात को जाना और वो जो है कृषक के रूप में जो है जाने लगे होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर, है ना, जानवरों को जो है आकर्षित किया। क्या किया, जानवरों को कैसे आकर्षित किया, घरों के आसपास चारा रख दिया, जानवर जो उसे खाने के लिए आने लगा, है ना, और उस प्रकार से जानवरों को पालतू बनाया गया। कितना अच्छा से लिखा गया है। कहता है देखिए, सबसे पहले जिन जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह क्या है, कुत्ते का जो है जंगली पूर्वज था। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आगे को उत्साहित करने लगे थे। मतलब अभी भी वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पालतू जानवर के रूप में जो है गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, है ना, भेड़ियों को जो है पाला करते हैं, है ना। मतलब सोचिए कि पहले के आरंभिक समय में भी जब लोगों उसको पालतू बनाए और वही चीज जो है अभी वर्तमान समय में भी चलता रहा। तो समझिए कितना लंबा, कितना पुराना इतिहास है हमारा, है ना, कितना पुराना इतिहास है। कहता है कि ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से उसकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह वो धीरे धीरे जो है पशुपालक बन गए। मतलब अनाज रखा खाने के लिए, है ना, अनाज दिया खाने के लिए, ठीक है, और वो क्या किया, लोग जो है उन जानवरों को जो केवल पेड़ पौधे घास फूस पर आश्रित थे उसे जो है जंगली जानवर से रक्षा किया, बचाया। इस प्रकार से क्या हुआ, वो जानवर जो है पालतू बन गए और वो जो है पशुपालक बन गए लोग। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर बातें पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कृषि कैसे किया जाता था। कैसे, देखिए, जब कोई औजार नहीं था तो लोग जो है वो बना करके, लकड़ी के बना करके जो है ना, ये यहाँ पर किया करते थे। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे जो है कटाई, खेतों की जुताई देखिए बैलों से है, रहट से जो है खेतों की सिंचाई किया जा रहा है। तो ये पुराने जमाना के जो है लोग जो है अपना काम इस प्रकार से करते थे। ठीक है, कहता है कि क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया, है ना। कुत्ते जो है आसानी से घर के पास जो है आ जाते थे। उसे लोग क्या होता था कि जो भी चीज बचता था खाने के बाद उसे लोग वहां पर फेंक देते थे। ठीक है, और कुत्ता जो है आकर के उसे
क्या करता था, खाने लगता था। तो कुत्ता को भी मालूम हो गया कि यहाँ पर जो है हमें भोजन मिल जाता है। आप लोग देखते होंगे जो गली के जो कुत्ते होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उन घरों के सामने जाकर वो खड़ा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और घर से उसे कुछ न कुछ जो है रोटी वगैरह जो है जो बचा हुआ जो भोजन होता है उसे मिल जाता है। एकदम सोचिए, एज्यूम कीजिए, जो पहले था अभी भी वर्तमान समय में हमें देखने को मिल रहा है ना। अब कहता देखिए बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। मतलब जब लोग जो है पौधे को उगाना चालू किए, जानवरों की देख रेख करना चालू किए, जानवरों को पालतू बनाना चालू किए, तो यहाँ से शुरुआत होता है बसने की प्रक्रिया अपनाए गए। ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह से यह है कि उसने बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का जो है लोग चयन करने लगे। अगर हम बात करें तो कहता है कि उदाहरण के तौर पर देखें कि लोग जो है उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते हैं जिसके बीमार होने की संभावना कम हो। मतलब लोग उन्हीं जानवरों का चयन करते हैं, पौधों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावनाएं कम है। कहता है कि यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिन्हें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही उसकी मजबूत डंठले अनाज के पके दानों के भार को जो है संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से जो है उगाने के लिए जो है इसका सुरक्षा गुण जो है सुरक्षित रखा जा सके। मतलब देखिए अभी भी जो है गांव में जब जाइएगा ना, जो आपका मकई वगैरह होता है, ठीक है, मकई वगैरह या गेहूं वगैरह होता है, वो क्या जाता है कि कुछ मतलब मकई का जो बाल होता है ना, बाल उसे जो है निकाल करके जो रख दिया जाता है अच्छा अच्छा चुन करके अगले साल के लिए जो है उसे बोने के लिए। अभी भी गांव समाज में ऐसे देखने को चीज आपको मिल जाएगी। कह रहा है कि उन्हीं जानवरों को जो है प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, मतलब जो खूंखार जानवर नहीं होते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना के पालतू जानवरों के दांते और सींग जो है होते थे। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम बात करें कि जितने भी पालतू जानवर को बनाया गया उन्हीं जानवरों को बनाया गया जो खूंखार नहीं थे, है ना। और यहाँ पर क्या तुलना किया गया कि जो जंगली जानवर थे जिसमें पालतू बनाया गया उनके नख जो थे, है ना, उनके सींग जो थे, दांत जो थे वो छोटे छोटे थे, बड़े बड़े नहीं थे। इन दांतों को देखिए, यहाँ पर देखिए दांत दिया गया है ना, दो किस्म का जो दिया गया है। कहा कि इन दांतों को देखिए, इसमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू का। तो देखिए जो बड़ा आपका होगा वो मांस खाने के लिए, शिकारी को पकड़ने के लिए, फाड़ने के लिए बड़ा दांत चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये आपका जो है खूंखार जानवर का दांत है बड़ा वाला, और छोटा वाला जो है पालतू जानवर का हो जाएगा, है ना। कहा है कि बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चली। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से, जो भी हम भोजन अभी कर रहे हैं, अभी भी देखिए चावल खा रहे हैं, गेहूं, मक्का, जौ, है ना। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, विस्तार से पढ़ेंगे कहाँ कैसे कब मिला, ठीक है, हम पढ़ेंगे। उसका उपयोग अभी भी हम कर रहे हैं। तो सोचिए कितना पुराना इतिहास है और अभी भी वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है ना। तो इतिहास यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। कहा है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में जो है कुत्ते के बाद जो है भेड़ बकरियां आती है, ठीक है। कहता है कि एक नवीन जीवन शैली, मतलब नए जीवन शैली का उपयोग कैसे हुआ। कहा है कि
तुम किसी पौधों के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक जो है लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देख रेख के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज जो है बोने से लेकर के फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, रख रखाव, हटाने, जानवरों और चिड़ियों से जो है उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना जो है आवश्यक था। इसीलिए लोगों को उसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। मतलब जो अनाज उपजाया गया, ठीक है, बीज जो बनाया गया, उसको क्या किया, अब कैसे रखे संजोग करके, तो लोग क्या कहें, भंडारण किया। जब जाइएगा ना गाँव में, अब तो बहुत कम में देखने को मिलेगा। मतलब मिट्टी का बना हुआ है ना, मिट्टी का जो है इस प्रकार से बना होता था और यहाँ पर एक छिद्र होता था ऊपर में और एक होता था नीचे में, मिट्टी का बना होता था, है ना। ये इसका नाम शायद हम भूल रहे हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी का, जिसमें अनाज को भंडारण किया जाता था, ठीक है। कहता है कि इलाकों में लोग जो है मिट्टी द्वीप के बड़े बड़े बर्तन बनाते, टोकरियों बुनी या फिर जो है जमीनों में गड्ढा खोदते थे। अभी भी देखते होंगे जो गांव में है ना, वो बांस के जो है टोकरी बनाया जाता था, बांस का टोकरी तो पहले भी था और वो अभी भी बनाया जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि हमने वो जो सीखा एक परंपरा के तौर पर, ठीक है, परंपरा के तौर पर जो है, और वे भी अभी आगे बढ़ते जा रहा है। कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताइए, ठीक है। आगे कहता है कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, मतलब कहता है कि जो जानवर है वे चलते फिरते जो है खाद्य भंडार है। जानवर कहा है कि जानवर बच्चे देते हैं, है ना, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होती है ना, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। कहता है कि यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। आज भी हम देख रहे हैं, मुर्गी पालन देख रहे हैं, बकरी का पालन देख रहे हैं, सुअर पालन देख रहे हैं, है ना, आज भी उसका पालन कर रहे हैं। वो क्या है, चलते फिरते खाद्य भंडारण है, दूध का भी उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब बात है आपका। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन जो है भोजन की भंडारण का क्या है, एक तरीका है। कहा है कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है आपको बताना है, ठीक है। आज जानवरों को उपयोग किस रूप में किया जा रहा है, ठीक है, ये आपको सोचना और बताना है। अब देखिए क्या कहता है कि आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालनों के बारे में पता करें। बता देखिए मानचित्र 2, ठीक है, को देखने के लिए फिर बोल रहा है। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? चलिए तो मानचित्र चलते हैं 2 में, है ना। यहाँ पर नीले वर्ग, तो देखिए यहाँ पर नीले वर्ग दिख रहा है आपका कोल्डिहवा, है ना। फिर यहाँ पर दिख रहा है क्या चीज, बुर्ज होम दिख रहा है, मेहरगढ़ दिख रहा है, चिरांद दिख रहा है ना। फिर आपको ये दिख रहा है दाओ जली हैंडिंग दिख रहा है ना। यहाँ पर आपका हल्लूर दिख रहा है। तो ये सब जो है आपका यहाँ पर नीला वाला दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि नीले वर्ग दिख रहा है, पता है इसमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालनों के होने के साक्ष्य मिला है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में
आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इसमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारे फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकती है। कहता है कि अस्थाई जीवन की ओर हम अस्थाई हो गए, है ना, एक स्थान पर रहने लगे, एक स्थान पर बस गए, है ना। कैसे एक स्थान पर रहने लगे? तो कब? अब हमें क्या है, हमने जानवरों को पालतू बना लिया, आग जलाने के लिए सीख लिया, खेती करने के लिए सीख लिया, बीजों का भंडारण करने के लिए सीख गया, है ना। और पानी, जहां पर जो नदी था, जहां नदी था वो नदी वाले इलाके में जो है सारी व्यवस्था, सारी चीजें जो हमें जो है मिलने लगा, है ना। तो अब हमें क्या है कि अब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकना नहीं पड़ रहा है, ना ही खाद्य संग्रह के लिए, शिकारी के लिए, है ना, और ना ही पानी के लिए। वे सभी के सभी हमें एक ही जगह पर मिलने लगा। तो यहाँ पर कहता है कि पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, जो कि कहाँ है, वर्तमान में कश्मीर में आपका पड़ रहा है ना, कश्मीर में। अब चलिए कश्मीर की बात आया तो चलिए एक बार कश्मीर घूम करके आते हैं। मतलब आपको देखना है ना, देखना है, जैसे कि जो भी नाम आ रहा है वहां पर चलिए देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये आपका एक देश है पाकिस्तान, इससे यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका बॉर्डर साझा हो रहा है, सीमा साझा हो रहा है। लद्दाख है आपका ऊपर में, ठीक है, फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर क्या आपका है, पंजाब है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या चीज, जम्मू कश्मीर को देख सकते हैं। तो धीरे धीरे याद करना है, कोई भी चीज को एकाएक नहीं, धीरे 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 समझते चलना है, ठीक है। चलिए कहाँ था ये आपका, ये बुर्ज होम कहाँ पड़ता है, बुर्ज होम, तो ये आपका जो है कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए जो है सीढ़ियां होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर जो है दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ याद कर सकते हैं फिगर को देख करके, गांव को आपको याद आ रहा होगा, है ना। याद कीजिए, देखिए कैसे लोग इकट्ठा जो है रहना चालू किए लोग, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। अब देखिए कहता है कि एक गर्तवास का चित्र बनाओ, ठीक है, मतलब जो जहां लोग रहते थे, मतलब जमीन के अंदर खोद करके, ये जमीन है तो इसके अंदर जो है गुफा बना लेते थे, ठीक है, और यहीं पर वो रहते थे, ठीक है। कराए क्या चीज कि बहुत सारे जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इसमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन है, उपयोग से भिन्न है, इसीलिए इसे जो है नवपाषाण युग का माना गया है। इसमें वे औजार भी हैं जिसकी धार को और अधिक पैनी माने नुकीली, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नुकीली जो है करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। कहा है कि ओखली और मूसल का प्रयोग जो है अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। मतलब ओखली और मूसल आप लोग देखते हो और गांव में रहते होंगे
तो आप लोग देखते होंगे इस प्रकार से बना होता था। एक इसमें जो होता था वो कूटने के लिए होता था, ठीक है, जिससे हम अनाज को अलग करते थे। वही है कहा कि उसी तरह प्राचीन प्रस्तुति युगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाई जाती थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि नवपाषाण युग में पूरा स्थानों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। कभी कभी इन पर अलंकार, अलंकार का मतलब पेंटिंग, ठीक है ना, आर्ट मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर बनाया हुआ भी किया जाता था। वर्तमान बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग करना, बर्तन का प्रयोग जो है खाना बनाने के लिए भी करते होंगे, है ना। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब जो है आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग जो है कपड़े भी बुनने लगे थे, जिसके लिए कपास जैसे कि आवश्यक पौधे उगाए जा रहे थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक समान ही आगे होंगे, आ रहे होंगे, है ना। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने के काम करते थे, तो वही अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया। बहुत तरह की जगह पर लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाते रहते थे। कहता है कि सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ मानचित्र 2 में कहता है कि मेहरगढ़ को ढूंढो, तो चलिए मानचित्र 2 में और मेहरगढ़ के पास चलते हैं। तो यहाँ पर ढूंढिए आपको मेहरगढ़ कहाँ मिलता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिल रहा है, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान वाले रीजन में पड़ रहा है मेहरगढ़, ठीक है। तो मेहरगढ़ के बारे में हमने यहाँ पर देखा। वह यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मेहरगढ़ को ढूंढिए। तो कह रहा है कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक महाभार समतल स्थान है। दर्रा का मतलब क्या होता है कि ये 2 ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां, उसके बीच से एक पतली सी रास्ता, ठीक है ना, उसी को हम दर्रा कहते हैं, ठीक है। करा के देखिए मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां की स्त्री पुरुष ने इस इलाकों में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ जो है बकरी का पालना सीखा। मतलब सबसे पहले जो जौ गेहूं का साक्ष्य मिलता है, तो वो कौन सा साक्ष्य मिलता है, वो मेहरगढ़ में आपको देखने को मिलता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या इससे ज्यादा क्या मिले हैं, कमरे हैं, जिसमें से कुछ कहता है कि संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। कहा है कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है ना। इसीलिए कब्रों में जो है मृतकों के साथ कुछ सामान रख देते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को जो है भी दफना दिया गया था, है ना। एक मृतक है और इसके साथ साथ जो है एक बकरी को भी जो यहाँ पर दफना दिया गया था, क्योंकि उनको मालूम था ये मरने के बाद भी जो इनकी भोजन की आवश्यकता होती है। संभवतः इसे जो है परलोक में मृतक के खाने के लिए जो है रखा गया होगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। आगे देखिए कहता है क्या चीज कि फ्रांस के गुफों में की गई चित्रकारी। मतलब एक यहाँ पर दिया है आपका चर्च की बुक में कि फ्रांस की गुफा के चित्रकारी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जैसे हमने यहाँ पर देखा भीमबेटका वाला, है ना, वहां पर एक फ्रांस के गुफाओं में चित्रकारी का चर्चा किया गया है।
कहा कि अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। ठीक है, तो फ्रांस ढूंढने के लिए कहा है, तो देखते हैं मानचित्र में यहाँ पर दिखता है कि नहीं। ये जो आपका वर्ल्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस मिला ना, ये आपका क्या है फ्रांस, ये यूरोप वाला रीजन में ये पड़ता है, फ्रांस पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्रांस, हमने खोज लिया एटलस में अपना। आप लोग भी जो है खोजिए। कहता है कि आप अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्र ने की थी। कौन की थी? 4 स्कूली छात्र ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच की होंगे। इसमें कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंसे, गैंडे, रेनडियर है ना, बारहसिंगा और सुअर के भी गहरे चमकीले जो है रंगों में चित्र किया गया है। अब सोचिए कि जब कोई चित्र बना रहा है तो सोचिए कि चित्र बनाया जा रहा है, इसके लिए रंगों को आवश्यकता होगी, रंगों की जो है आविष्कार किया गया होगा। मतलब समझिए कि जब कोई भी चीज घटनाएं घट रही है तो उसके पहले मतलब उसके बारे में लोगों को जानकारी होगा, तब वो यहाँ पर चित्रकारी किया जा रहा है, चित्र बनाया जा रहा है ना। इन रंगों को गहरे अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया। मतलब यहाँ तक कि गहरे जो है लौह, अयस्क और चारकोल, ठीक है, मतलब इसकी समझ थी लोगों को, लौह, अयस्क और चारकोल की समझ वहां के लोगों की थी। यह संभवतः संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया गया होगा या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने की से पहले जो है कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि एक नवपाषाण युग पूरा स्थल एटलस पर तुम तुर्की को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? तुर्की को ढूंढना है। देखिए तुर्की को ढूंढ लेते हैं अब यहाँ पर आकर के। ठीक है, चलिए एटलस में हम चल लेते हैं। तो एटलस में आप जब देखिएगा तो तुर्की आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर इसका देखिए, यहाँ पर देखना है, इसका कुछ पार्ट जो है यूरोप वाला रीजन में पड़ता है, ठीक है, और कुछ पार्ट जो है एशिया वाला रीजन में पड़ता है, तुर्की है ना। कुछ पार्ट जो है यूरोप में पड़ता है और कुछ पार्ट कहाँ पड़ता है? एशिया में पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम 2 अलग कंट्री का बात कर लिए ये चैप्टर में। तो आपको क्या करना है? फ्रांस पर गौर करना है, कौन से ये द्वीप में, महाद्वीप में पड़ रहा है, ठीक है, और तुर्की पर गौर करना है। और ये देखना है, यहाँ पर देखना क्या है कि जो फ्रांस का जो सीमा है वो किन किन देशों से लग रहा है, आपको ये कमेंट आपको करना है, और कौन कौन से जो सागर से वो लग रहा है। उसी प्रकार तुर्की के बारे में आपको बताना है। तो फ्रांस और तुर्की के बारे में जो है आपको कमेंट करना है कि इसकी सीमा जो है कौन कौन देशों से लग रहा है ना। जैसा ही कुछ बोलते हैं ना और जो नाम सुनते हैं उस पर सर्च कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे आपको जो है उस लेवल तक हम पहुंचा देंगे जो लेवल जो है आपका एग्जाम खोजता है। एकाएक नहीं सीखना, धीरे 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 सीखेंगे। तो यहाँ पर 2 कंट्री का यहाँ पर नाम आ गया, तुर्की और फ्रांस का नाम आ गया। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। कहा कि नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजों लाई जाती है और उनका उपयोग किया जाता है, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां, भूमध्य सागर की सीपियां। मध्य ध्यान रहे कि उन समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। उस समय तक जो है पहिए वाला जो अभी देख रहे हैं चक्का है ना, उसका विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों के जो है पीठ पर लाद करके लाते थे। बताओ कौड़ियों तथा सीपियों को का क्या उपयोग होता होगा? जो कौड़ियां थी उसका उपयोग और सीपियों का उपयोग जो लोग क्यों करते थे, कैसे करते थे? कल्पना करिए है ना कि तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रह रहे होगे। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे कहा है कि तुम्हारे
मामा जो है गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उसकी सहायता जो है करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उन्हें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे, है ना। कुछ जो टॉपिक है, कुछ जो शब्द हमने इसमें देखा वो उपयोगी शब्द है, आप इसे रखिए, ठीक है, नोट डाउन करके रखिए। आखेटक खाद्य संग्रह के बारे में हमने जाना, पूरा स्थल के बारे में जाना, खाद्य स्थल के बारे में जाना, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालन, नव पाषाण युग का जो है हम चर्चा किया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका चैप्टर होता है ये द एंड। तो कैसा लगा ये चैप्टर, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि ये जो हम आप लोग के लिए जो लेकर के आए हैं तैयारी के लिए बेसिक एनसीईआरटी बुक, वो आपको प्रोग्राम ये कैसा लग रहा है। और जो भी दोस्त नए बन रहे हैं वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक दीजिए इजाजत, बाय बाय।